गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स को। तो जो पहला टेक्निक्स है स्टूडेंट्स, जो पहला टेक्निक है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब ये फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या होता है? फंक्शनल फॉरमैनशिप इज अ टेक्निक which aims to improve the quality of supervision at shop floor by putting a worker under 8 specialist foremen। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सुपरविज़न के क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी उसके लिए हमें टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो जिस टेक्निक से हम सुपरविज़न के क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे उसे हम कहते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप। नाउ टू क्वेश्चंस एराइजेज ओवर हियर। पहला क्वेश्चन ये है कि सुपरविज़न के क्वालिटी को हम कहाँ पे इम्प्रूव करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे इम्प्रूव हम कर सकते हैं सुपरविज़न के क्वालिटी को। तो देखो स्टूडेंट्स, सुपरविज़न के क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे एट द शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर क्या होता है? शॉप फ्लोर इज़ अ प्लेस वेयर वर्कर परफॉर्म्स हिज जॉब। शॉप फ्लोर वो जगह है जहाँ पे वर्कर अपने वर्क को परफॉर्म करता है। और कैसे सुपरविज़न के क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे? तो बाय पुटिंग अ वर्कर अंडर 8 स्पेशलिस्ट फॉरमैन। हम वर्कर्स को 8 स्पेशलिस्ट फॉरमैन के गाइडेंस में रखेंगे, जिसके थ्रू सुपरविज़न का क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल ईजी वे में अचीव होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू टेलर देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ अ फैक्ट्री। टेलर के हिसाब से, टेलर के अनुसार एक फैक्ट्री के 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब कि टेलर ने क्या किया है, फैक्ट्री को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, हमने क्या बात किया है कि वर्कर्स को 8 स्पेशलिस्ट फॉरमैन के अंडर में हम रखेंगे। तो ये जो स्पेशलिस्ट फॉरमैन हैं ये 8 हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इनकी नंबर्स कितनी है? 8 है। और हमारे पास डिपार्टमेंट कितने हैं? 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। यानी कि ये जो 8 स्पेशलिस्ट फॉरमैन हैं, अब ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे दोनों डिपार्टमेंट में। यानी कि 4 स्पेशलिस्ट फॉरमैन प्लानिंग डिपार्टमेंट में रहेंगे और 4 स्पेशलिस्ट फॉरमैन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहेंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट की। अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट you can see here there are 4 specialist foremen. नंबर 1 इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है, इनका काम क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये क्या करते हैं? टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स। इनका काम होता है वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करना, यानी कि किस वर्कर को कौन सा वर्क परफॉर्म करना है ये इंस्ट्रक्ट कौन करते हैं? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देन द सेकेंड वन इज रूट क्लर्क। रूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स रास्ता। टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। अब रूट क्लर्क क्या करता है? ये वर्कर्स को बताता है कि कौन सा उन्हें वर्क परफॉर्म करना है। यानी हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस को बताने का काम करता है कि पहले ये काम, पहले ए काम होगा, उसके बाद बी काम होगा, फिर सी डी, ऐसे ही। मतलब कि रूट क्लर्क रास्ता दिखाता है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन होगा। देन द थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम होता है? यू कैन सी हियर टाइम एंड कॉस्ट। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है कि इसका काम यही होगा, टाइम डिटरमाइन करना और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। बिल्कुल सही है, ये करते भी वही हैं। टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, किस वर्क को परफॉर्म करने में कितने टाइम लगेंगे और उसमें कितने कॉस्ट इनकर्ड होंगे, वही टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है बताना। देन द फोर्थ वन इज डिसिप्लिनेरियन। अब डिसिप्लिनेरियन का क्या काम होता है? टू इंश्योर डिसिप्लिन रेस्पेक्टिवली। जितने भी वर्कर्स वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे डिसिप्लिन का रहना बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन मेंटेन कराने का काम किसका होता है? डिसिप्लिनेरियन का होता है। तो डिसिप्लिनेरियन मीन्स टू इंश्योर डिसिप्लिन रेस्पेक्टिवली, और
और हम ऐसे भी कह सकते हैं इनका काम होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करवाना ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्लानिंग डिपार्टमेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ भी आप देख सकते हो देयर आर 4 स्पेशलिस्ट फॉरमैन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग। स्पीड बॉस कौन होता है, उनका काम क्या होता है? टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीटेशन ऑफ जॉब। स्पीड बॉस का काम होता है इस बात को सुनिश्चित करना कि जॉब जो एक पर्टिकुलर वर्कर को दिया गया था वो एक्यूरेटली और टाइमली कंप्लीट हुआ। यानी कि स्पीड बॉस का क्या काम है, वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वर्क जो है वो निर्धारित समय पे और ठीक तरीके से परफॉर्म हुआ, ये बताना। देन गैंग बॉस टू कीप मशीन्स एंड टूल्स ETC रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स। गैंग बॉस का क्या काम होता है? हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी वर्क वर्कर के द्वारा परफॉर्म होना है और उसके लिए मशीन्स और टूल्स की ज़रूरत है। तो गैंग बॉस का काम क्या होता है? मशीन्स और टूल्स को काम के लिए रेडी रखना। यानी गैंग बॉस क्या करता है? मशीन्स और टूल्स को रेडी रखने का काम करता है ताकि वर्कर उसके थ्रू वर्क को परफॉर्म कर सके। देन रिपेयर बॉस टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। अब रिपेयर बॉस का काम क्या होता है कि जो भी मशीनरीज या टूल्स खराब हो गए हैं या जो जिनसे वर्क नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो उसको रिपेयर करने का काम रिपेयर बॉस का होता है। देन इंस्पेक्टर टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। ये इंस्पेक्टर पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं है, ये वर्क के क्वालिटी को चेक करता है। यानी कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, आगे इस चीज़ को और भी डिस्कस करेंगे हम लोग, कि कोई भी वर्क जो है उसका एक क्वालिटी होता है। क्वालिटी का मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? यानी कि एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड हमें सेट करना पड़ता है और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू अगर वर्क परफॉर्म हुआ है तब हम कहते हैं कि इस वर्क का या इस प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, ये अप टू स्टैंडर्ड परफॉर्म हुआ है ये वर्क, या फिर ये वर्क मतलब जैसा हमें चाहिए था वैसा ही हुआ है। तो इंस्पेक्टर का काम क्या है? वो वर्क के क्वालिटी को चेक करता है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था उसके अकॉर्डिंग टू वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करने का काम होता है इंस्पेक्टर का। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टेक्निक को। तो सेकंड टेक्निक क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक लेवल को सेट करना होता है या एक स्टैंडर्ड को सेट करना होता है हमें किसी भी वर्क को परफॉर्म करने से पहले। तो यहाँ उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे वर्क परफॉर्म होते हैं। अब वहाँ करना क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें वहाँ पे हर वर्क का एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है। यानी सिंपली वी कैन से दैट स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्डाइजेशन हर वर्क के स्टैंडर्ड को सेट करने का एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या हो गया? स्टैंडर्ड का मतलब है लेवल। लेवल यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो मान लेते हैं हम बिस्किट ही बना रहे हैं, तो बिस्किट का एक स्टैंडर्ड हम पहले सेट करेंगे। स्टैंडर्ड यानी लेवल, स्तर उसका सेट करेंगे कि उसका साइज़ क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, फिर उसके बाद उसका नेचर क्या होगा। यानी कि बिस्किट जो है वो राउंड शेप में बनेगा, स्क्वायर शेप में बनेगा या रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके साइज़ की, यानी कि बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है,
उसके बाद नेचर की, वो बिस्किट जो हम बना रहे हैं वो नमकीन बनेगा या फिर वो मीठा बनेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू सेट अर्लियर और बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हमें इन चीज़ों को पहले सेट कर लेना होता है, और उस जब हम सेट कर लेते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बात करें वर्किंग कंडीशन की, तो वर्किंग कंडीशन यानी जहाँ पे वर्कर वर्क को परफॉर्म करेगा, वहाँ पे हमें कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होगा, लाइटिंग की ज़रूरत होगी, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर चाहिए, बट कितना टेम्परेचर चाहिए ये हमें सेट करना होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। लाइटिंग, बहुत ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत है या कम लाइट से ठीक ठीक है, काम उतने से हो जाएगा। वेंटिलेशन की वहाँ ज़रूरत है या नहीं है, ह्यूमिडिटी क्या रहना चाहिए। तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड्स, यानी एक लेवल हम सेट करते हैं हर चीज़ का। ओके, नाउ मूव टू द next part of this topic of this technique, that is simplification. Simplification refers to eliminating unnecessary varieties, sizes and goods of the product manufactured by the organization. अब सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन गुड्स की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, उन गुड्स को भी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप्स में, ग्रेड्स में। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, मार्केट में जिन चीज़ों की डिमांड नहीं है उन चीज़ों को हमने प्रोड्यूस कर लिया है। उससे क्या हुआ, हमारा एक तो कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड हुआ, ज़्यादा खर्च हमारा आया। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें अपने क्वालिटी से समझौता करना पड़ा होगा कहीं ना कहीं, यानी हम थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स दिए होंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन वैरायटी ऑफ गुड्स ज़्यादा है। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब हमें यही समझाया जा रहा है कि एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटीज़, हमें क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है उन अननेसेसरी वैरायटीज़ को, साइजेस को, ग्रेड्स को प्रोडक्ट के, जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो अननेसेसरीली प्रोड्यूस हो गए हैं। हम कम ही प्रोड्यूस करेंगे, कम कॉस्ट इनकर्ड होगा, क्वालिटी अच्छा देंगे, अपने आप हम अपने बिजनेस टारगेट को अचीव करेंगे, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारा अपने आप बढ़ेगा। ओके, नाउ मूव टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेकंड टेक्निक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो पहले स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे बता रहा है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो करना क्या है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट से, यानी जो भी लाइन हमारा बताया गया जिस गुड्स को भी प्रोड्यूस करना है, उसे हम लोग पहले फिक्स टाइप में रिड्यूस कर लेंगे, यानी एक पर्टिकुलर टाइप का ही गुड्स बनेगा, उसका एक पर्टिकुलर साइज होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अभी जो बिस्किट वाला एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया था, यानी कि सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें ढेर सारे वैरायटीज़, टाइप्स को छोड़ करके क्या करना है, एक फिक्स टाइप में आना है, फिक्स साइज में आना है, फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आना है। देन द सेकेंड वन इज टू अलाउ इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो हमें बताता है कि हम मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स जो है प्रोडक्ट का, उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि उसमें वो एबिलिटी होना चाहिए कि हम उसको इंटरचेंज कर सके उसके पार्ट्स को। अब इसको मैं दिखा करके समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स आपको। सपोज दैट ये कुछ हमारे पास पेन है। अब क्या है कि इसके जो कैप्स हैं ये हम अलग अलग कर लेते हैं, सब अलग हो गए, आप देख सकते हैं। अब क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी कैप मैं किसी भी पेन में लगाऊं, यानी आप देख रहे हो इस प्रोडक्ट के ये दो पार्ट्स थे, ये कैप और पेन। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज एबिलिटी को देख पा रहे हैं। कोई भी आप कैप किसी भी पेन में लगाओ, कुछ फ़र्क पड़ रहा है?
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर हम बात करें कुछ मोटर बाइक्स की, तो मोटर बाइक्स के चेन होते हैं, गियर्स होते हैं, उनकी सीट्स होती है, उसमें वो एबिलिटी होता है कि कोई भी पार्ट्स जो हैं किसी भी मोटर बाइक्स में ईजिली सेट हो जाते हैं। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइजेशन का। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू क्या कर पाते हैं, अपने क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। यानी कि जब हम एक फिक्स टाइप में आ जाते हैं, फिक्स साइज में आ जाते हैं, फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप का ही गुड्स हम बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा क्वालिटी अच्छा होने लगता है। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू हमने जो लेवल सेट किया था उसको मेंटेन कर पाते हैं, उसके क्वालिटी को। नाउ द लास्ट वन इज टू एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन्स। और स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू हम मेंस का और मशीन्स का भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर पाते हैं। यानी हम ये भी जान पाते हैं, देख पाते हैं कि एक मैन में, एक वर्कर में या मशीन्स में कितनी पोटेंशियल है, कितने वर्क्स को वो परफॉर्म कर पा रहा है, कितने टाइम में कर पा रहा है। इन सारी चीज़ों को हम मेज़र कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ मूव टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। The first objective of simplification is it aims to eliminate unnecessary diversity of products, sizes and types. Students, इसको समझने से पहले कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। आपने सैमसंग का नाम सुना है, दिमाग में आ रहा होगा, मोबाइल्स बनाती है सैमसंग कंपनी। क्या फ्रिज नहीं आता है इसका? फ्रिज भी आता है। तो सैमसंग जो है वो क्या कर रहा है, फ्रिज भी बना रहा है, मोबाइल भी बना रहा है, वो टेलीविज़न भी बना रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप देख पा रहे हो डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि कोई एक प्रोडक्ट वो नहीं बना रहा है, ढेर सारे प्रोडक्ट्स को एक ही कंपनी बना रहा है, अलग अलग साइजेज में, अलग अलग टाइप्स में बना रहा है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइजेज एंड टाइप्स। इसका एम ये है कि जो अननेसेसरी ढेर सारे प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं एक ही कंपनी में, उन्हें एलिमिनेट करना है। यानी कि हमें सर्वे करना है, एनालिसिस करना है, एक मार्केट रिपोर्ट तैयार करके देखना है कि किन चीज़ों की डिमांड मार्केट में है कस्टमर के द्वारा, जिन चीज़ों की डिमांड जिस पर्टिकुलर साइज टाइप्स की डिमांड मार्केट में नहीं है उसे हमें हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड वन इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही हम अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो आप देख पाओगे कि आपके गुड्स का क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कॉस्ट इनकर्ड होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, वो भी घट जाएगा। तो these are the objectives of standardization and simplification. Now move to the next technique, that is third technique, work study. अब work study क्या होता है स्टूडेंट्स? तो work study is the sum total of all the factors which we have to kept in our mind while performing a job. जब हम किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं तो हमें उन तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, उन तमाम फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखना है जो कि वर्क करने में सहायक होते हैं, या जो वर्क, जब हम किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेथड, हमें किसी वर्क को परफॉर्म करना है तो एक पर्टिकुलर मेथड की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमें मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है वर्क को परफॉर्म करने में, टाइम की ज़रूरत होती है, फैटिग स्टडी की ज़रूरत होती है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स विच वी हैव टू केप्ट व्हाइल परफॉर्मिंग अ जॉब। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेथड स्टडी की। मेथड स्टडी इज कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मेथड स्टडी क्या है? तो मेथड स्टडी
के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट वे है जिसके थ्रू हम किसी वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। The objectives of method study is to minimize the cost of production and maximize quality and satisfaction of customer। और मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर देना, क्वालिटी और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर देना। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। और मेथड स्टडी में हम क्या देख पाते हैं, मेथड स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम लोग टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और मेथड स्टडी के थ्रू हम पता लगा रहे हैं कि कौन सा मेथड सबसे सटीक है, सबसे अच्छा है, जिसके थ्रू वर्क को परफॉर्म हमें करना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वर्क स्टडी के सेकंड पॉइंट को, दैट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स a study of movements like lifting, putting objects, sitting and changing positions etc which are undertaken while doing a particular job। स्टूडेंट्स जब हम किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे मूवमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सीट हमें अलॉट किया गया है वहाँ सिर्फ बैठे बैठे अपने काम को करना है। कभी हमें अपने पोजीशंस को चेंज भी करना पड़ता है, कभी हमें वहीं बैठ के काम करना पड़ता है, कभी होता है कि हमें कुछ चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को पकड़े रहना पड़ता है, उसको उठा करके यानी कि लिफ्ट करके दूसरे जगह भी रखना होता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच कम्स अंडर मोशन स्टडी। नाउ कम टू द टाइम स्टडी। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम स्टडी से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स? तो टाइम स्टडी से हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम जो दिया गया है, गिवन टाइम जो वर्कर को अलॉट किया गया है, उसमें वर्कर कितने वर्क को परफॉर्म कर पाता है। तो दिस कम्स अंडर टाइम स्टडी। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डू। कितने वर्क को एक वर्कर परफॉर्म कर सकता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक निर्धारित समय जो दिया गया है उसमें एक एम्प्लॉय कितने वर्क को परफॉर्म कर पाता है। तो ये हमें कैसे मालूम चलेगा? विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी। इसके लिए हम टाइम स्टडी करेंगे। देन फैटिग स्टडी, इसे फटीग स्टडी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो फैटिग स्टडी हमें क्या बताता है? फैटिग स्टडी रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स या रेस्ट की ज़रूरत है, यानी कि हमें कितने बार इंटरवल्स यानी कितने बार रेस्ट हमें चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम सेट होता है स्टूडेंट्स। कोई भी वर्कर लगातार किसी वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है। वो काम कर रहा है तो थक जाएगा, थकान होनी एक आम बात है। कोई भी किसी भी पर्सन को थकान होती है जब कोई काम वो करता है। तो अब इस कंडीशन में उसे प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है ताकि वो फिर से एनर्जाइज हो जाए, अपने एनर्जी को रीस्टोर कर पाए ताकि वो काम को परफॉर्म कर सके। यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा मैं स्टूडेंट्स, उससे आपको फ़ायदा होगा कि आप इस पर्टिकुलर इस पॉइंट को, फैटिग स्टडी को आप समझ पाओगे। सपोज दैट राम और श्याम दो वर्कर हैं, उन्हें पेड़ काटने का काम दिया गया है। राम जो है वो लगातार जैसे ही वो जॉब पे आता है, जैसे ही वो फैक्ट्री में आता है, वो काम पे लग जाता है, यानी पेड़ को काटना शुरू कर देता है। वो लगातार एक के बाद एक पेड़ काटते जाता है, शाम होने तक वो 5-10 पेड़ काट पाता है। दूसरा जो है श्याम, वो भी आता है और वो काम पे लग जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा स्टाइल जो है, टेक्निक है, वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या करता है, एक पेड़ को काटता है और थोड़ा सा आराम करता है, और जब वो आराम कर रहा होता है तो वो अपने कुल्हाड़ी को और तेज कर लेता है, उसकी धार को तेज कर लेता है, और फिर वो इसी तरीके से दूसरा पेड़ काटता है, फिर आराम करता है, फिर अपनी कुल्हाड़ी के धार को तेज करता है,
फिर वो पेड़ काटता है और राम से ज़्यादा पेड़ वो काट देता है और कम समय में काटता है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि राम जो है उसका एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है और शाम होने तक एकदम वो काम करते करते पस्त हो जा रहा है, ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहा है और उसका एनर्जी भी लॉस हो रहा है। जबकि श्याम जो है वो थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक यूनिक स्टाइल फॉर्म करता है, उसमें मेथड्स अलग से वो लेके आता है और इसके थ्रू क्या होता है कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है और ज़्यादा परफॉर्म कर पाता है, ज़्यादा वर्क कर पाता है वो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैटिग स्टडी स्टूडेंट्स। यानी फैटिग स्टडी हमें बताता है काम को परफॉर्म करते वक्त कितने देर की इंटरवल्स, कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स चाहिए, इस चीज़ को ये बताता है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, दिस इज द फोर्थ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को, बट इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स आर पेड एट डिफरेंट रेट्स। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के वर्कर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एक वो वर्कर्स होते हैं जो इनएफिशिएंट होते हैं, यानी कि अपने वर्क को वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, वो जानते हैं तो भी नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाते हैं। और ये वो उस तरह के वर्कर्स होते हैं जो इफ़िशिएंट होते हैं, यानी अपने वर्क्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक छोटा सा डिफरेंस उनमें क्रिएट कर देती है उनके पेमेंट को ले करके, यानी कि उनके पेमेंट से जो इफ़िशिएंट वर्कर होते हैं उन्हें वो थोड़ा ज़्यादा सैलरी पे करती है और जो इनएफिशिएंट वर्कर होते हैं उन्हें कम पेमेंट करती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इनएफिशिएंट वर्कर्स ज़्यादा पेमेंट्स के लिए वो इफ़िशिएंट बनने की कोशिश करते हैं, यानी वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नाउ द लास्ट वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज, और मेंटल का मतलब होता है दिमागी। दिमागी चेंज की बहुत ज़रूरत होती है। मेंटल रिवॉल्यूशन रेफर्स टू चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स फॉर ईच अदर। मेंटल रिवॉल्यूशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, उस चीज़ को मैं पहले बता दूं आप लोगों को। मेंटल रिवॉल्यूशन के थ्रू हम वर्कर्स के और मैनेजर्स के दिमाग को, उनके सोच को चेंज करते हैं। यानी एक वर्कर क्या सोचता है, वो सोचता है कि हमारा जो सुपरवाइज़र है या मैनेजर है वो हमसे ज़्यादा काम लेता है, हमें कम पेमेंट देता है। और मैनेजर क्या सोचता है, वर्कर्स आलसी हो गए हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं और पेमेंट ज़्यादा हमसे मांगते हैं। तो दोनों की सोच यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। देख पा रहे हो स्टूडेंट्स? तो आप ये बताओ क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएगा इस तरह की सोच अगर वर्कर्स और मैनेजर की रहेंगी तो मेंटल रिवॉल्यूशन यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, वो हीरो की तरह आता है और दोनों के दिमाग को चेंज कर देता है, यानी दोनों के दिमाग को एक जैसा बना देता है। वर्कर्स और मैनेजर्स में कॉपरेशन की भावना को लाता है मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी एक दूसरे को जब वो हेल्प करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव बहुत इजी वे में होता है, स्मूथ वे में होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन टारगेट तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो दिस इज अबाउट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब वो बात जो मैंने छोड़ दिया था बीच में, यहाँ पे हो सकता है कि किसी बात को लेकर के आपके मन में डाउट हो, अरे उस बुक में तो 9 पॉइंट्स दिए थे और सर यहाँ पे 5 टॉपिक्स को ही डिस्कस, 5 टेक्निक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखो टेक्निक्स जो हैं वो कितने हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप फर्स्ट टेक्निक, देन सेकंड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी जो है स्टूडेंट्स वो किसी किसी बुक में वर्क स्टडी के अंदर में ही मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, फैटिग स्टडी, इतने टॉपिक्स को ला दिया गया है कहाँ पे, वर्क स्टडी में। यानी दो इधर हमने डिस्कस किया
पहला था फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सेकंड था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और थर्ड जो है हमारा, वो थर्ड के बजाय अगर ऐसे रहता मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, तो 4 यहाँ पे हो जा रहा है, तो 4 + 2 6 उधर, 7 8, टोटल 8 टेक्निक्स हो रहे हैं। लेकिन ये जो मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी और मेथड स्टडी है, वो एक्चुअली वर्क स्टडी के ही पार्ट हैं, यानी कि वो वर्क में ही कंसिडर किए जाते हैं। तो ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके मिल सकते हैं। तो these are the techniques of scientific मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।